नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम जिस कानूनी नज़रिए की बात कर रहे हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट ने 2016 में एक एक्ट पास किया जिसे हम रेरा एक्ट के नाम से जानते हैं या रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। उस एक्ट का पर्पस था कि रियल स्टेट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता लाए, जवाबदेही और पारदर्शिता लाए। और हम देखते हैं कि किस हद तक ये एक्ट इस मकसद में कामयाब हुआ है, या जो कोर्ट बनी हुई हैं वो किस हद तक बिल्डर्स के अकाउंटेबिलिटी को, उसकी जवाबदेही को फिक्स करने में कामयाब हुए हैं। एक कस्टमर एक फ्लैट बुक करता है सोनीपत में एक बहुत ही फेमस बिल्डर के प्रोजेक्ट में। बायर्स एग्रीमेंट साइन होता है अप्रैल 2010 को, जिसमें डेट ऑफ पोजीशन देने की तारीख तय की जाती है 30 महीने के अंदर अंदर, यानी कि अक्टूबर 2012 के पहले पहले। बिल्डर 2013 में फिट आउट पोजीशन देने की बात करता है, जबकि उसके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी अभी नहीं मिला था उसे उस प्रोजेक्ट का, और ना ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट था। जब उसके बाद जो कस्टमर होता है वो लेने से इनकार करता है, फिर बिल्डर इंसिस्ट करने लगता है, वो उस पर दबाव बनाने लगता है, और इस तरीके से उस जो कस्टमर होता है वो 2014 नवंबर में उसका पोजीशन ले लेता है, और फिर बाद में 2015 में उसकी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। जब वो पोजीशन लेता है तो देखता क्या है कि जो प्रोजेक्ट है, उस जो मकान है, फ्लैट है, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, और उन डिफेक्ट्स को ठीक कराने में उसे लगभग 1 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2017 में जब रेरा एक्ट आता है तो और फिर 2018 में वो कस्टमर इस 1 लाख रुपए के रीइंबर्समेंट के लिए और साथ में और कंपनसेशन, जो उसके मेंटल हरासमेंट और जो अलग तरीके के डैमेजेस थे, सबके लिए वो क्लेम करता है। बिल्डर जाकर जब रेरा कोर्ट में आता है तो जो अपना डिफेंस लेता है, उसमें सबसे पहला ये था कि जो ये प्रोजेक्ट है वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये कंप्लेन मेंटेनेबल नहीं है। वो कहता है कंप्लेन मेंटेनेबल ही नहीं है चूँकि ये प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो बायर्स एग्रीमेंट साइन हुआ था वो रेरा के आने के बहुत पहले साइन हो गया था। तीसरी बात है कि इस कोर्ट का कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, चूँकि इस रेरा जो एग्रीमेंट है बायर और बिल्डर के बीच में, उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है। सो अगर कोई डिस्प्यूट है भी तो आर्बिट्रेशन में जाएगा। तीसरी बात यह है कि बिल्डर ने कहा कि हमने 2014 में पोजीशन दे दिया था और ये एक्ट 2017 में आया है, इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि हमें कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफेंस था उसका कि भाई रेरा जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में नहीं है, ये प्रॉस्पेक्टिव है, और 2017 के बाद के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हीं पे लागू होगा। और ख़ासकर उस केस में जब इस प्रोजेक्ट में 2015 में इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो ना तो रेरा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है और ना ही रेरा एक्ट इस पे लागू होगा। जो ये कंप्लेन फाइल हुआ कंपनसेशन के लिए, वो जो अथॉरिटी थे, उसका एक ये भी कहना था कि जिस अथॉरिटी के सामने ये कंप्लेन फाइल हुआ है कंपनसेशन के लिए, वो अथॉरिटी के पास ज्यूरिस्डिक्शन भी नहीं है, पावर भी नहीं है कि वो इसको डिसाइड करे। इतने सारे डिफेंसेस ले लिए, फिर भी जो रेरा अथॉरिटी थी उसने बिल्डर के खिलाफ कस्टमर के फेवर में अपने जो रिलीफ मांगे गए थे वो दे दिया। अब बिल्डर अप्रोच करता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को। ये केस चूँकि सोनीपत से रिलेटेड था, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल हरियाणा अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाता है ये केस, और उसके बाद इस सारे पॉइंट्स जो रेज़ किए गए थे बिल्डर के द्वारा, उनको एक एक करके इस जजमेंट में डील किया जाता है, और बहुत बढ़िया से इस जजमेंट में एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों कस्टमर इंटाइटल्ड है उस रिलीफ के लिए जिसके लिए वो हमारे पास आया है, चाहे प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिया कोर्ट ने कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है या प्रोजेक्ट अनरजिस्टर्ड है, तो क्या कोई रेरा में जाकर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्लेम कर सकता है नहीं। तो उसने शुरुआत करी, सबसे पहले तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में गया कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और एक मेकानिज़म तैयार करना है जिससे कि एक कस्टमर को स्पीडी रिलीफ मिल सके। दूसरा, उसने कहा कि जो डिफिनीशन है रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का,
रेरा एक्ट में, वो अपने आप में कंप्लीट है और वो कहीं क्लासिफिकेशन नहीं करता कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन जेड एंड में डिफाइन किया हुआ है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कही कि सेक्शन 11 जो एक्ट का है वो किसी भी प्रमोटर्स के दायित्व और कार्य के बारे में डिटेल में डील करता है, विस्तृत में डील करता है। और वो ये कहता है कि उस सेक्शन 11 में जो जहाँ पे प्रमोटर्स के दायित्व और जिम्मेवारी की बात कही गई है, वहाँ पे कहीं भी कोई क्लासिफिकेशन और कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है तब क्या उसकी ड्यूटीज होंगी और नहीं रजिस्टर्ड है तो तब क्या ड्यूटीज होंगी। ये इसका कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। तीसरा सेक्शन जो बड़ा रेलिवेंट है वो सेक्शन 17 है, जिसमें कि प्रमोटर्स के ऑब्लिगेशन होता है कि वो कन्वेंस डिड रजिस्टर करेगा एलॉटी के फेवर में। यहाँ पे भी कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है या कोई रेफरेंस नहीं है इस प्रोविज़न में कि अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होगा तो करेगा या प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होगा तो नहीं करे। उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन का जिक्र किया ट्रिब्यूनल ने वो था सेक्शन 18। सेक्शन 18 में, सेक्शन 18 में वो जो प्रमोटर्स के खिलाफ कंपनसेशन की बात होती है कि जो पैसा उसने लिया है वो रिटर्न करेगा या उससे रिलेटेड जो कंपनसेशन है वो बायर को देगा, उसका डील होता है। यहाँ भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट कोई भी हो, अगर कस्टमर एग्रीव्ड है, दुखी है और उसकी शिकायत है तो वो शिकायत को लेकर रेरा जा सकता है और उसको अवॉर्ड हो सकता है कंपनसेशन। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 31 है। सेक्शन 31 में कंप्लेन के फाइल करने के तरीके और उसके बारे में दिया हुआ है, कंप्लेन कैसे फाइल होगा। तो उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन एग्रीव्ड है वो अप्रोच कर सकता है रेरा अथॉरिटी को या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास, और वहाँ पे जो रेमेडी उसको अवेलेबल है वो उसको मिलेगा सेक्शन 31 में फाइल किए हुए कंप्लेन के द्वारा। यहाँ भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो ट्रिब्यूनल ने ये कह दिया कि भाई रेगुलेटरी अथॉरिटी का कंप्लीट कंट्रोल है किसी भी प्रोजेक्ट पे, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं, ये रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, और इस तरह का कोई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया भी नहीं जा सकता। क्योंकि आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 जो हमारे भारतीय संविधान का है, उसमें इस तरह की क्लासिफिकेशन की परमिशन भी नहीं है, उसको इजाज़त भी नहीं देता वो। तो इन सब रीजन्स को बताते हुए ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी आदमी जो किसी भी बिल्डर या प्रमोटर के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसको लेके जा सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो उसने इसमें आया था कि क्या रेरा पोस्ट रेरा एग्रीमेंट, प्री रेरा एग्रीमेंट है, रेरा पास होने के पहले का जो कोई एग्रीमेंट है, तो उसमें कितनी एप्लीकेबिलिटी होगी रेरा एक्ट की। तो ट्रिब्यूनल ने इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सेक्शन 2C का सहारा लिया, जो डिफाइन करता है एग्रीमेंट टू सेल को इस केस में। और वहाँ भी देखा है कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल की बात हो रही है उसमें कहीं भी ये एक्सक्लूड नहीं करता है कि उन एग्रीमेंट्स को जो रेरा एक्ट के आने के पहले साइन हुए हैं। क्योंकि इस केस में बेसिकली जो डिफेंस था कि भाई हम 2017 में एक्ट आया है, लागू हुआ है, जबकि हमारा एग्रीमेंट तो 2010 का साइन किया हुआ है और हमने पोजीशन भी पहले दे दिया है। तो उस चीज़ को डील करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोविज़न हैं इस एक्ट के वो क्वासी रेट्रोएक्टिव हैं और वो हर एक तरह के एग्रीमेंट पे लागू होते हैं, चाहे वो कभी भी साइन हुए हो, पहले रेरा आने के पहले हुए हो, रेरा आने के बाद हुए। फिर उसके बाद जो कंपनसेशन की बात होती है, जो कंपनसेशन के लिए की बात होती है सेक्शन 11 में जिसका जिक्र होता है, तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 11 में प्रमोटर को की ये जिम्मेवारी है, उसकी जवाबदेही है और जिम्मेवारी है कि वो जो एसेंशियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करे और नॉमिनल और रीजनेबल चार्जेस पे करे। एग्जॉर्बिटेंट चार्ज नहीं ले सकता जब तक कि उस प्रोजेक्ट को जो अलॉटीज़ के एसोसिएशन है या बायर्स के एसोसिएशन है उनको हैंडओवर जब तक नहीं किया जाए। मीन्स कि एक जिम्मेवारी ये भी है कि अगर आपने प्रोजेक्ट में सभी फ्लैट को बेच दिया है तो जो अलॉटीज़ हैं या बायर्स हैं उनका एक एसोसिएशन बनाइए और उनको मेंटेनेंस हैंडओवर कीजिए। इस केस में चूँकि अभी तक कन्वेंस डीड साइन नहीं किया था बिल्डर ने, तो ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि
जो केवल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले लेने से या पोजीशन ले लेने से जो बायर्स हैं उनके ग्रीवांसेस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और चूंकि एग्जीक्यूशन अभी कन्वेंस डीड का नहीं हुआ है तो ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है और रेरा कोर्ट को पूरा पावर है कि वो रिलीफ ग्रांट करे, चाहे एग्रीमेंट 2010 में ही क्यों ना साइन हुआ हो। एक और बात इस केस में डील की गई कि जो एक तरफा एग्रीमेंट होते हैं वन साइडेड एग्रीमेंट होते हैं जो बिल्डर साइन करा लेता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बिल्डर अपना एग्रीमेंट तैयार करके लाता है और अलॉटी को डॉटेड लाइन पे साइन करना होता है, इवन कि वो कॉमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं करवा सकता बिल्डर से, क्योंकि उसकी वो सिचुएशन वहाँ पे ऐसी नहीं होती, बिल्डर कमांडिंग पोजीशन में होता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह के जो भी वन साइडेड एग्रीमेंट होते हैं उनको बैलेंस करने का काम, जो राइट्स एंड जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके अधिकार को या राइट्स को बैलेंस करने का काम कोर्ट का होता है, और जिससे कि जो एग्रीड पार्टी है उसके इस इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। और जो प्रमोटर होता है उसको इसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो अनड्यू एडवांटेज ले अपने डोमिनेंट पोजीशन की वजह से और जो बायर हैं या अलॉटी हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करे। तो जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें कि अनफेयर है या अनरीजनेबल है या वन साइडेड है, एक तरफा है, तो उस पोर्शन को, उस एग्रीमेंट के उस पोर्शन को, उस क्लाउज को डिस्कार्ड करना कोर्ट की जिम्मेवारी है। अब जब इस तरह के केस में, जो ये केस था जिसमें कि कंपनसेशन की डिमांड की गई थी डिलेड पेमेंट के लिए, तो उसमें कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही, खासकर वन साइडेड एग्रीमेंट के क्लाउज को लेते हुए, कि जनरली हम ये देखते हैं कि एक क्लाउज डाल दिया जाता है जिसमें 5 रुपया पर स्क्वायर मीटर पर मंथ पेमेंट करने की बात बिल्डर कहता है बायर को डिले के केस में। तो कोर्ट ने कहा कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.2% इंटरेस्ट पर एनम के में आता है, जबकि बिल्डर डिले पेमेंट के लिए बायर से कम 18 से लेकर 24%, कभी कभी 30% का डिमांड करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्डर खुद तो 24% डिमांड कर रहा है, और जहाँ उसको देने की बात है तो वो एक बायर के इन्वेस्टमेंट पे 3% दे रहा है, 3.2% अप्रॉक्सीमेटली दे रहा है। तो ये वन साइडेड पार्ट हो गया, अनफेयर एंड अनरीजनेबल हो गया, रेदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, और इसलिए इस तरह के क्लाउज को डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। ये जो जजमेंट है ये लिखा इसको श्री जस्टिस दर्शन सिंह, जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के और अभी चेयरमैन हैं हरियाणा रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल के, और जिस केस में लिखा उस केस का नाम था मेसर सोमेक्स लिमिटेड वर्सेस मिसेस अरुण प्रभा, और अपील नंबर था 182/2019, और इस डिसीजन को 19 दिसंबर 2019 को पास किया था। ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। एज एन एडवोकेट हम पढ़ते रहते हैं जजमेंट, तो कभी कभी कुछ जजमेंट ऐसे मिलते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया डिस्क्राइब किया हुआ है और उसको रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो इच्छा होती है शेयर करने को, इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाई ताकि हमारे व्यूवर्स इसका लाभान्वित हो सकें। अब मेरा ये कहना है कि रेरा एक्ट काफ़ी प्रोग्रेसिव है नेचर में, और आने वाले टाइम में ये रियल एस्टेट सेक्टर में कस्टमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का बहुत इफ़ेक्टिव ज़रिया होगा। मैंने रेरा पे और भी वीडियो बनाए हैं, आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ उन वीडियो को देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये कि जो भी आपके मन में विचार आता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना रिएक्शन, अपना विचार, अपनी बातें ज़रूर कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम आपसे और अच्छे इन्फॉर्मेशन और जजमेंट शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।